दोस्तों, एवटेरिया आईएएस पर यूपीएससी न्यूज रूम प्रोग्राम आने के बाद पिछले कई दिनों से आपके लगातार मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे और सवाल हमारी पूरी टीम के पास कि सर बीपीएससी की तैयारी के लिए कुछ लेकर आइए। बीपीएससी में करंट अफेयर्स ऑथेंटिक सोर्स से कैसे तैयार करें, बीपीएससी के लिए कोई अलग प्रोग्राम क्यों नहीं ला रहे सर। और यकीन मानिए, हमने आपके हर सवाल को सिर्फ पढ़ा नहीं है, महसूस भी किया, क्योंकि हम जानते हैं कि बीपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि सही दिशा और सही कंटेंट का चुनाव भी होता है। आपकी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए एडुटेरिया टीम लेकर आई है एक बिल्कुल नया और खास प्रोग्राम, बिहार न्यूज रूम। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी यूट्यूब पर, क्योंकि यहां मिलेगा पूरे हफ्ते का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, साथ ही देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें, वो भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अंदाज में। और सिर्फ खबरें नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए जरूरी सवाल भी होंगे, जो आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। हमने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी न्यूज रूम प्रोग्राम शुरू किया है। आपको पता होगा, यूपीएससी न्यूज रूम को आप एवटेरिया आईएएस यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे और बीपीएससी न्यूज रूम को आप एडुटेरिया चैनल पर देख पाएंगे। तो तैयार हो जाइए बीपीएससी की तैयारी को एक नई धार देने के लिए। स्वागत है आपका एडुटेरिया में। आप देख रहे हैं बीपीएससी न्यूज रूम और मेरा नाम है अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। वैशाली के हाजीपुर में बनेगा देश का तीसरा NIFTEM निफ्टेम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। लक्ष्य है बिहार को फूड प्रोसेसिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाना। लीड्स 2025 रिपोर्ट में बिहार ने लगाई बड़ी छलांग, फास्ट मूवर से बन गया बिहार हाई परफॉर्मर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है यह रिपोर्ट। और उत्तर कोयल परियोजना चर्चा में। परियोजना का मुख्य हिस्सा है मंडल डैम। मकसद है बिहार और झारखंड को लाभ पहुंचाना। दोस्तों, बिहार की कोई एक पहचान बतानी हो तो क्या बताएंगे? यही ना कि लंबे समय तक बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, लेकिन अब राज्य अपनी पहचान को बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल हाल ही में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड यानी SIPB की 67वीं बैठक हुई और इस बैठक में 16 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस और 4 परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी गई। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा वैशाली के हाजीपुर की हुई। यहां देश का तीसरा निफ्टेम यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा और यह लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा। यह संस्थान केवल एक शैक्षणिक परिसर नहीं होगा, बल्कि बिहार की आर्थिक सोच में बदलाव भी लाएगा। इस संस्थान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बिहार कृषि उत्पादन के मामले में पहले से ही मजबूत राज्य रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लंबे समय तक यहां कृषि उत्पाद कच्चे रूप में ही बाजार तक पहुंच रहे थे, यानी फूड प्रोसेसिंग सुविधा की भारी कमी बिहार में विद्यमान है। अब निफ्टेम की स्थापना से इस गैप को चेंज किया जा सकता है। इसका मकसद बिहार को फूड प्रोसेसिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाना है। इससे कृषि उत्पादों को औद्योगिक मूल्य मिलेगा और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। किसानों के प्रोडक्ट की अधिक मांग होगी, बेहतर बाजार मिलेगा और अंततः आय में वृद्धि भी होगी। वहीं जब कोई इतना बड़ा संस्थान कहीं स्थापित होता है तो वहां रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता के नए नए अवसर भी मिलते हैं, यानी कई स्तर पर रोजगार पैदा होता है। लेकिन एक बात और, राज्य सरकार का फोकस केवल खाद्य प्रसंस्करण तक सीमित नहीं है। औद्योगिक विविधीकरण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा सीमेंट की बड़ी इकाइयों की स्थापना भी होनी है। कुल मिलाकर बिहार केवल नए उद्योग लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी स्टेज पर पुश कर रहा है। बीते दिनों नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में रहा। बिहार के मुख्य सचिव ने राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने यहां की आधुनिक सुविधाओं और नेट जीरो मॉडल का जायजा लिया। अब सवाल है कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय इतना खास क्यों माना जाता है?
नालंदा विश्वविद्यालय केवल बिहार या भारत की पहचान नहीं, बल्कि दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता था। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी यहाँ अध्ययन किया और अपने यात्रा लेखों में नालंदा का विस्तृत वर्णन किया। यहाँ वेद, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, दर्शन और राजनीति जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। यही वजह थी कि उस समय नालंदा पूरी दुनिया में ज्ञान और शिक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका था। अब सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? इसकी स्थापना लगभग 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने कराई थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि यहाँ प्रवेश लेना आसान नहीं था। विद्यार्थियों को कठिन परीक्षा पास करनी होती थी प्रवेश के लिए। और अब नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ और फैक्ट्स भी अगर जाने तो इस विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय धर्मगंज यानी सत्य का खजाना कहलाता था। इसके 3 प्रमुख भाग थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। करीब 800 वर्षों तक नालंदा दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा, लेकिन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। बहरहाल इतिहास में यह महत्वपूर्ण तो था ही, इसीलिए आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के तहत की गई। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2007 में नालंदा मेंटर ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया और 2012 में वे विश्वविद्यालय के पहले चांसलर नियुक्त हुए थे। इसके बाद यूनेस्को ने 2016 में नालंदा महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अब यह और आधुनिक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दरअसल अब नालंदा विश्वविद्यालय पर्यावरण अनुकूल नेट जीरो मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, यानी यह जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना ही उसे कम करने की भी व्यवस्था होगी। इसी सोच के तहत यहाँ सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, जबकि बिहार ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का लक्ष्य तय किया है। दोस्तों, दक्षिण बिहार के कई इलाकों में पानी की कमी कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं। यहाँ के किसान सालों से बारिश के भरोसे खेती करते आए हैं। बारिश ठीक हो गई तो फसल अच्छी हो गई, और अगर बारिश कम हुई तो किसानों की परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे में सिंचाई की मजबूत व्यवस्था हमेशा एक बड़ी जरूरत रही। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उत्तर कोयल परियोजना को काफी अहम माना जाता है। हाल ही में गया जिले के डीएम ने आमस और गुरारू इलाके में जाकर इस परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने नहरों का काम देखा, पानी के बहाव की व्यवस्था को समझा और सिंचाई से जुड़े कामों की समीक्षा की। आइए बात करते हैं उत्तर कोयल परियोजना की। ये एक बड़ी सिंचाई योजना है। यह उत्तर कोयल नदी पर बनाई जा रही है। उत्तर कोयल नदी सोन नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा मंडल डैम है। यह झारखंड के लातेहार जिले में बना हुआ है। इस योजना का मकसद भी बिल्कुल साफ है, ज्यादा खेतों तक पानी पहुंचाना, पानी को बचाना और खेती को बेहतर बनाना। खास बात यह है कि इस परियोजना का फायदा सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार के गया और औरंगाबाद जिले तो इससे जुड़ेंगे ही, साथ ही झारखंड के पलामू इलाके को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इस परियोजना की कहानी इतनी सीधी नहीं रही। इसकी शुरुआत आज नहीं बल्कि 1970 के दशक में हुई थी, लेकिन रास्ते में कई रुकावटें आईं। पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां अटक गई। पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़े मामले भी सामने आए। नतीजा ये हुआ कि काम सालों तक अटका रहा। बाद में केंद्र सरकार ने इसकी अहमियत को समझा, इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। इसके लिए खास फंड दिया गया ताकि रुका हुआ काम फिर से आगे बढ़े। वैसे बिहार में सिर्फ उत्तर कोयल ही नहीं, कई बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जो खेती की रीढ़ मानी जाती हैं, जैसे सोन नहर परियोजना सोन नदी से जुड़ी हुई परियोजना है और भोजपुर रोहतास के खेतों में पानी देती है। इसमें इंद्रपुरी बैराज सबसे अहम है। कोसी परियोजना सुपौल और सहरसा जैसे इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है और भीमनगर बैराज इसका मुख्य हिस्सा है। इसी तरह गंडक परियोजना चंपारण और गोपालगंज इलाके से जुड़ी है। गंडक परियोजना में वाल्मीकि नगर बैराज इसकी जान माना जाता है। दूसरी तरफ कमला परियोजना मधुबनी और दरभंगा की खेती को सहारा देती है। वहीं त्रिवेणी, दुर्गावती और फल्गु ये परियोजनाएं अपने अपने इलाकों में खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 की घोषणा हुई है। पुरस्कार ताइवान ट्रैवलॉग किताब को मिला। इस किताब को यांग शुआंग जी ने लिखा है। इसका अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग ने किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पुरस्कार सिर्फ लेखक को नहीं बल्कि अनुवादक को भी बराबर सम्मान देता है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज दुनिया की बेहतरीन कहानियों और साहित्य को सम्मान देने वाला एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है,
इसकी शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से हुई थी। यह हर साल दिया जाता है। इसका मकसद उन बेहतरीन उपन्यासों और कहानी संग्रहों को सम्मानित करना है जिन्हें दूसरी भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और जो यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुए हों। इस पुरस्कार की एक खास बात यह है कि इसमें मिलने वाली 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक इन दोनों के बीच बराबर बराबर बांटी जाती है। इसके अलावा शॉर्टलिस्ट होने वाले लेखक और अनुवादक को 2500 पाउंड अलग से दिए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो 2022 में गीतांजलि श्री की किताब टॉम्ब ऑफ सैंड ने इतिहास रचा था। इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था और यह इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली हिंदी रचना बनी थी। इसके बाद 2025 में बानो मुश्ताक की हार्ट लैंप को यह पुरस्कार मिला, जिसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया था। यह इस सम्मान को पाने वाली पहली कन्नड़ रचना बनी थी। दोस्तों, इस हफ्ते राजगीर मलमास मेला 2026 चर्चा में रहा। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आइए समझते हैं आखिर मलमास मेला इतना खास क्यों माना जाता है। यह मेला बिहार के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मेलों में शामिल है और यह मेला नालंदा जिले के राजगीर में लगता है। यह मेला प्रत्येक 3 वर्ष पर अधिक मास यानी मलमास के दौरान आयोजित किया जाता है। इस बार यह आयोजन 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक चलेगा। हिंदू धार्मिक मान्यता है, उसके अनुसार मलमास के दौरान 33 कोटि देवी देवता राजगीर में निवास करते हैं और यही वजह है कि देश भर से लाखों श्रद्धालु राजगीर पहुंचते हैं, ब्रह्मकुंड सहित अन्य जल कुंडों में स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहां यह है कि ये कुंड गर्म जल के स्रोत भी हैं। राजगीर बिहार के प्रमुख भूतापीय क्षेत्रों में शामिल है। आपको पता है, राजगीर के गर्म जल कुंडों में ब्रह्मकुंड प्रमुख है। ये गर्म जल कुंड भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दरअसल जब इन जल स्रोतों का पानी पृथ्वी के भीतर की गर्म चट्टानों और सल्फर युक्त खनिजों के संपर्क में आता है तो ये पानी गर्म हो जाता है। ब्रह्मकुंड का तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं इन जल कुंडों में सल्फर और अन्य खनिज तत्व पाए जाते हैं जिन्हें त्वचा रोग और जोड़ों के दर्द में लाभकारी माना जाता है और यही वजह है कि यह क्षेत्र धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं बिहार के अन्य प्रमुख गर्म जल कुंडों की। इनमें राजगीर का ब्रह्मकुंड मैंने बताया, सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड और अग्नि कुंड, ये सब राजगीर में है। इसके अलावा मुंगेर का सीता कुंड और ऋषि कुंड और गया का लक्ष्मीश्वर कुंड, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। हाल ही में लीड्स 2025 रिपोर्ट में बिहार ने बड़ी छलांग लगाई है। ये रिपोर्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी की जाती है। लीड्स फ्रेमवर्क राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे 2018 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया था। पहले लीड्स 2024 रिपोर्ट में बिहार फास्ट मूवर कैटेगरी में था, यानी ऐसा राज्य जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब बिहार उससे एक कदम आगे बढ़कर हाई परफॉर्मर की श्रेणी में पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह राज्य में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में सड़क कनेक्टिविटी और उद्योगों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं पर बहुत काम हुआ। किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है और बिहार ने इस पर ध्यान दिया। दूसरी बड़ी वजह क्या है? निवेश का माहौल। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी निवेशक वहां पैसा लगाना चाहता है जहां उसे भरोसा हो, सहूलियत मिले। बिहार सरकार ने अब ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़े, वे राज्य में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आगे आए। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम किया गया है। पहले कई बार लंबी कागजी प्रक्रिया और देरी लोगों के लिए परेशानी बन जाती थी। अब इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिश की गई है ताकि व्यापार शुरू करना आसान हो सके। वहीं सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी दिखाने की कोशिश की है, जैसे कई विकास योजनाओं की सीधे समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। असर क्या होता है इसका असर यह होता है कि प्रोजेक्ट फाइलों में फंसे नहीं रहते और काम जमीन पर तेजी से आगे बढ़ता है। हालांकि सिर्फ योजनाएं बनाना ही काफी नहीं होता, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे ये भी जरूरी है। इसी वजह से सरकारी योजनाओं और औद्योगिक नीतियों का प्रचार भी बढ़ाया गया है ताकि कारोबार शुरू करने वाले लोगों को पता चल सके कि उन्हें सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है। शिकायतों के जल्दी निपटारे और जवाबदेही बढ़ाने जैसे कदम निवेशकों में भरोसा पैदा करते हैं।
दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने सहयोग हेल्पलाइन और सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इस नई पहल का शुभारंभ किया गया। आखिर सहयोग हेल्पलाइन और पोर्टल क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। देखिए, इसका मकसद सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ आम लोगों तक तेज और आसान तरीके से पहुंचाना है। इस पोर्टल और हेल्पलाइन के माध्यम से लोग सड़क, बिजली, पानी और दूसरी सभी सार्वजनिक समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने शिकायतों के निवारण के लिए 30 दिनों की समय सीमा भी तय की है। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया गया है। अब बात करते हैं इसकी सबसे खास बात की। दरअसल इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है, ताकि गांवों और दूर दराज के इलाकों के लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इसी मकसद से पंचायत स्तर पर ही सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। अब लोग केवल शिकायत ही दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी स्थिति यानी स्टेटस ट्रैकिंग भी ऑनलाइन देख पाएंगे। और यही वजह है कि इस पहल को ई गवर्नेंस और डिजिटल बिहार अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चर्चा में रहा। इस अभियान के तहत 57 लाभार्थी चुने गए। इन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, उपकरण और वाहनों की चाबियां दी गई। इस कार्यक्रम का मकसद मछुआ समुदाय और जनजातीय परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। चलिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना क्या है। देखिए, ये योजना बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। मकसद है मछुआरों और मछली विक्रेताओं को आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा के उनकी आय को बढ़ाना। इस योजना के तहत पारंपरिक मछुआरों को निःशुल्क मत्स्य शिकार और विपणन किट दी जाती है। इस पर सरकार 100% अनुदान देती है। वहीं मछली विक्रेताओं को आइस बॉक्स युक्त श्री व्हीलर वाहन दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। इसकी लागत पर भी 50% की सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से। बिहार देश के प्रमुख अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन वाले राज्यों में शामिल है। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती जैसी नदियां और राज्य के तालाब और जलाशय मत्स्य पालन की नजर से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब बात कर लीजिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मकसद जनजातीय बहुल गांवों का समग्र विकास है। बिहार में इस अभियान की शुरुआत जमुई जिले से की गई थी। सवाल है कि आखिर धरती आबा किसे कहा जाता है। आपको बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सम्मान सूचक संबोधन है, आप जानते होंगे। बहरहाल इस अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास किया जाता है, जैसे क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं देना। इसके अलावा कौशल विकास और रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में बिहार आपदा टास्क फोर्स एक बार फिर से सुर्खियों में रही। दरअसल बिहार सरकार ने 2026 में संभावित बाढ़ को लेकर बिहार आपदा टास्क फोर्स की बड़ी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बाढ़ से पहले की तैयारी, राहत और बचाव व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अब सवाल है कि आखिर बिहार आपदा टास्क फोर्स क्या है। देखिए, बिहार डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी BDRF बिहार सरकार द्वारा गठित एक विशेष फोर्स है, बल है। इसका मुख्य काम क्या है? बाढ़, भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव का कार्य करना। यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह विभाग के अंतर्गत काम करता है। बिहार देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में शामिल है। उत्तरी बिहार का तो लगभग 73% क्षेत्र बाढ़ से संवेदनशील माना जाता है। बाढ़ के लिए हम सबको पता ही है कि हर साल अपना रास्ता बदलने और बाढ़ के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ की वजह से बिहार को हर साल काफी मात्रा में जन धन की हानि होती है, पलायन का दर्द सहना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार इस बार पहले से तैयारी पर ज्यादा फोकस कर रही है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया है। आइए अब ये भी जानते हैं कि आखिर NDRF क्या है। देखिए, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF का गठन हुआ था 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। यह गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह फोर्स देश भर में बड़ी आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य संभालती है। वहीं बिहार राज्य के लिए आपदाओं के मैनेजमेंट के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 6 नवंबर 2007 को की गई थी। BSDMA आपदा से जुड़ी नीतियां बनाने, लोगों को जागरूक करने का काम करता है। साथ ही आपदा मित्र जैसे स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने का काम भी करता है।
अब बात करते हैं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की। सरकार ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है ताकि बाढ़ की पूर्व सूचना समय पर लोगों तक पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को डायरिया, हैजा और मलेरिया जैसी जल जनित बीमारियों से निपटने की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बिहार में सिविल डिफेंस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ड्रिल का अभ्यास पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार आदि जिलों में किया गया। सवाल है कि ब्लैकआउट मॉक ड्रिल ये आखिर क्या होती है? देखिए, ये एक प्रकार का सुरक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का मकसद लोगों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराना और आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्क रहना सिखाना है। अब इस ड्रिल के पीछे की सोच को भी समझिए। आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि अभी विश्व भर में तनाव की स्थिति चल रही है। वहीं हमारे दोनों तरफ ऐसे पड़ोसी हैं जिनसे भारत अतीत में युद्ध कर चुका है और वर्तमान में तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में जरूरत है किसी भी तरह के हवाई हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की। ऐसी ही चुनौतियों को देखते हुए नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी हो गया है और यही वजह है कि संवेदनशील जगहों, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण शहरों में समय समय पर इस तरह के अभ्यास कराए जाते हैं। अब बिहार में हुए इस ड्रिल में क्या क्या हुआ? इस ड्रिल में आपातकालीन स्थिति के दौरान नागरिकों और प्रशासन की तैयारी को परखा गया। इस दौरान निर्धारित समय पर सायरन बजाकर लगभग 15 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। लोगों को घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों की लाइटें बंद रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया था। अब सवाल है कि भारत में सिविल डिफेंस व्यवस्था किसके अंतर्गत काम करती है? देखिए, भारत में सिविल डिफेंस व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। वहीं बिहार में हुए इस ड्रिल के लिए बिहार सिविल डिफेंस निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया था। दोस्तों, बिहार में हाल ही में 7 निश्चय योजना रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई। आइए समझते हैं कि ये रैंकिंग कौन जारी करता है, किस आधार पर जारी करता है। देखिए, ये रैंकिंग बिहार विकास मिशन द्वारा जारी की जाती है। रैंकिंग का आधार होता है जिलों के कार्य प्रदर्शन, लक्ष्य की प्राप्ति और योजनाओं की मॉनिटरिंग। इस रिपोर्ट में जहानाबाद जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार जहानाबाद जिले ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 90.2%, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 90.8% और कुशल युवा कार्यक्रम में 89.3% उपलब्धि दर्ज की है। चलिए, अब ये भी समझते हैं कि आखिर 7 निश्चय योजना क्या है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की प्रमुख विकास योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। मकसद युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। इसके अंतर्गत हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, शौचालय का निर्माण, बिजली कनेक्शन और युवाओं के कौशल विकास जैसी योजनाएं शामिल हैं। वहीं 7 निश्चय पार्ट 2 में डिजिटल कनेक्टिविटी, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, उद्यमिता और शहरी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराती है। इसके अलावा कुशल युवा कार्यक्रम भी है। इसका मकसद युवाओं को कंप्यूटर में दक्ष बनाना है, संचार कौशल सिखाना और व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना भी इसका मकसद है। बिहार में इस हफ्ते सुर्खियों में रहा इको टूरिज्म। राज्य सरकार ने खास तौर पर वेटलैंड क्षेत्रों के विकास की बात की है। आइए बात करते हैं वेटलैंड्स की, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। वेटलैंड्स ऐसी जगह होती हैं जहां जमीन और पानी आपस में मिलते हैं, यानी ऐसे इलाके जो हमेशा या साल के कुछ समय तक पानी से भरे रहते हैं। दलदली क्षेत्र, झील के किनारे वाले क्षेत्र, नदी के आसपास के गीले इलाके, मैंग्रोव जैसी जगहें इसके उदाहरण हैं। खास बात यह है कि वेटलैंड सिर्फ पानी वाले क्षेत्र नहीं होते, बल्कि प्रकृति के नेचुरल स्पंज की तरह काम करते हैं। ये बाढ़ का पानी रोकते हैं, भूजल बढ़ाने में मदद करते हैं, हजारों पक्षियों, मछलियों और दूसरे जीवों को रहने की जगह देते हैं। इसी वजह से इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। इसीलिए वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। इसी शहर के नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया। इसका मकसद दुनिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की पहचान करना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना था। बाद में भारत भी इस समझौते का हिस्सा बना और भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर साइन किए।
इसके बाद भारत ने अपने महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। भारत की पहली रामसर साइट्स थी चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। इन्हें 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट के रूप में शामिल किया गया था। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में बेगूसराय में काबर लेक, जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय, गोगाबिल झील और उदयपुर झील को नए रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। अब आइए बात करते हैं इस बुलेटिन के खास सेगमेंट की, और इस सेगमेंट का नाम है पर्सन ऑफ द वीक। दोस्तों, भारत की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हुए जिन्हें लोग उनके पद से नहीं उनके काम से याद रखते हैं। भैरों सिंह शेखावत ऐसे ही नेताओं में शामिल थे। वे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। हाल ही में 15 मई को उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन भैरों सिंह शेखावत को सिर्फ एक राजनेता कहना शायद उनकी पहचान को छोटा करना होगा। क्या आपको पता है उनकी राजनीति की सबसे बड़ी सोच क्या थी? वे कहा करते थे कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती तब तक विकास अधूरा है। यानी विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। वे मानते थे कि जब तक समाज के सबसे कमजोर इंसान की जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक विकास अधूरा रहेगा। ये सोच कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार से जुड़ी हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि किसी देश की तरक्की सिर्फ ऊंची इमारतों या बड़ी अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जानी चाहिए। असली सवाल ये होना चाहिए कि समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति की हालत कैसी है। इसीलिए उन्होंने एकात्म मानववाद का विचार दिया। इसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच संतुलन की बात की गई, और इसी सोच से एक शब्द निकला अंत्योदय, यानी समाज के आखिरी व्यक्ति को ऊपर उठाना। अक्सर होता यह है कि लोग अच्छी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन भैरों सिंह शेखावत ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपनी सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश की। साल था 1977। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने एक योजना शुरू की, काम के बदले अनाज योजना। और इस योजना का मकसद बहुत सीधा था, लोगों को काम मिले, खाने की चिंता भी कम हो। उस समय यह योजना गरीबों के लिए बड़ी राहत साबित हुई। आगे चलकर यही सोच और बड़ी हुई। इसी से एक नई योजना सामने आई। ये योजना थी अंत्योदय अन्न योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। इस योजना का मकसद था देश के सबसे गरीब परिवारों तक सस्ता अनाज पहुंचाना। जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर गेहूं और चावल मिलने लगे। फायदा सबसे ज्यादा इसका किसको मिला? भूमिहीन मजदूरों को, छोटे किसानों को, विधवाओं को, दिव्यांग लोगों को, गरीब बुजुर्गों को। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे ये सोच सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रही, इसे रोजगार से जोड़ा गया, कौशल विकास से जोड़ा गया, आत्मनिर्भरता से जोड़ा गया। आज दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए गांव और शहर दोनों जगह गरीब लोगों को रोजगार, ट्रेनिंग और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है। यानी शुरुआत एक विचार से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वह एक बड़े सामाजिक अभियान में बदल गई। अगर भैरों सिंह शेखावत के जीवन से एक बात सीखनी हो तो शायद यही होगी कि राजनीति की असली ताकत कुर्सी में नहीं, असली ताकत लोगों की जिंदगी बदलने में होती है। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि जन नेता के रूप में याद करते हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं इस बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपके लिए मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स 2025 फ्रेमवर्क में बिहार की सफलता के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। साथ ही राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों या कदमों को रेखांकित कीजिए। 250 शब्दों में इसका आंसर आप प्रैक्टिस कीजिएगा 15 अंक के प्रश्न के तौर पर। अब आइए देखें प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न। बिहार में प्रस्तावित देश का तीसरा निफ्टेम कहां स्थापित किया जाएगा? पटना, गया, हाजीपुर या फिर भागलपुर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय किस नाम से प्रसिद्ध था? ज्ञानदीप, धर्मगंज, रत्नालय या फिर विद्या भवन। अगला प्रश्न है, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना उत्तर कोयल नदी पर आधारित है जो सोन नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना का प्रमुख लाभ बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों को प्राप्त होगा। परियोजना का मुख्य बांध मंडल डैम झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मलमास मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष या फिर प्रत्येक 12 वर्ष।
अगला प्रश्न है, लीड्स 2025 फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन मंत्रालय? अगला प्रश्न है, सिविल डिफेंस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अभ्यास केवल सैन्य बलों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसका मकसद नागरिकों और प्रशासन को आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराना है। यह केवल प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सुरक्षा अभ्यास है या फिर इस अभ्यास के दौरान स्थायी रूप से विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है? अगला प्रश्न है, बिहार में 7 निश्चय योजना रैंकिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग, बिहार विकास मिशन, वित्त विभाग या फिर ग्रामीण विकास विभाग? अगला प्रश्न है, एकात्म मानववाद का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? और अंतिम प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1999, 26 जनवरी 2001, 2 अक्टूबर 2002 या फिर 25 दिसंबर 2000? तो बिहार न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। मुझे सबसे पहले आप बताइएगा कि हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। इससे हमारी टीम का उत्साह बढ़ेगा। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उसके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।